नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। महागठबंधन के 242 उम्मीदवारों का ऐलान। पिछड़े वर्गों को 55 और अल्पसंख्यकों को 14% सीटें। लालू यादव के दोनों बेटे भी लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में 68% आरक्षण पर उठे सवाल। विपक्ष ने लगाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप। आर्थिक रूप से पिछड़े भी आरक्षण के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आम आदमी पार्टी के फरार विधायक सोमनाथ भारती। दिल्ली एनसीआर में पुलिस की छापेमारी। मुख्यमंत्री ने कहा समर्पण करें भारती। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत अमेरिका। जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। आयरलैंड में प्रधानमंत्री की शीर्ष नेताओं से मुलाकात। और ऑस्कर की दौड़ में मराठी फिल्म फोर्ट। 29 फिल्मों को पछाड़ कर पाई एंट्री। न्यायिक प्रणाली पर कड़ी चोट करती है फिल्म। और इससे पहले कि हम पहली खबर पर जाएं, आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं डबलिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आप देखिए, योग, दुनिया उसको योगा कहती है, सारी दुनिया नाक पकड़ने लग गई। विश्व के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। भारत का ये हजारों साल पुराना विज्ञान आज होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ी स्वीकार्य, स्वीकृत पद्धति के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। और पहले हमारी यहां कल्पना क्या थी? अगर इलनेस नहीं है तो आप स्वस्थ है। अब ये विचार भारतीय चिंतन का नहीं है। इलनेस नहीं मतलब स्वस्थ है, हमारी सोच नहीं है। हम उससे 2 कदम आगे वेलनेस की चर्चा करते हैं। जी हां, भारत और आयरलैंड के बीच दोनों देशों के काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा का समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड की एक दिन की यात्रा में आज डबलिन में प्रधानमंत्री एंडा केनी के साथ बातचीत में दोनों देशों में आर्थिक संबंध बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच अभी $2.5 अरब का व्यापार है, जिसे स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया में आयरलैंड के साथ सहयोग से बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर समर्थन की मांग की, जिस पर आयरलैंड ने सहयोग का वादा किया है। I sought Ireland's support for the reforms of the UN Security Council within the fixed time frame, in particular for successful conclusion of intergovernmental negotiations in the 70th year of the United Nations. I also sought his support for India's permanent membership of the Reformed Security Council. We also discussed the question of the reform of the United Nations, the Security Council. We recognise that changes that take place there, on the one hand, should not diminish the opportunity of small countries to sit on the Security Council. On the other hand, should recognise the geopolitical realities of massive countries with power bases like India.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 दिनों की विदेश यात्रा में आयरलैंड के बाद अगला पड़ाव अमेरिका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका दूसरा अमेरिकी दौरा है। इस दौरान आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा में सहयोग से जुड़े समझौते होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत के पहले हालांकि दोनों देशों के विदेश मंत्री कई समझौतों पर सहमति बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की देर रात अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। उनकी यात्रा के एजेंडे की कामयाबी के लिए दोनों देशों के बीच मंगलवार को अहम रणनीतिक और वाणिज्यिक बातचीत हुई। वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भविष्य की राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की रणनीति का खाका तैयार किया। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग इसका प्रमुख एजेंडा रहा। We have agreed to step up our cooperation in fighting the menace of terrorism. We have recognized the threat posed by Lashkar-e-Taiba and other groups operating from safe havens in our region, and the need for Pakistan to bring to justice the perpetrators of the 2008 Mumbai attacks. We have concluded a very significant memorandum of understanding on energy security, climate change, and clean energy. India's commitment to reach 175 gigawatts of renewable energy by 2022 is the world's most ambitious target in the area of renewables. इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका की उपलब्धियों का फायदा उठाने पर भी बात होगी। भारत का मकसद अमेरिका से निवेश हासिल करने के साथ साथ उद्योगपतियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना भी होगा। One of the primary objectives of the Prime Minister's visit to America is to get more foreign direct investment and make the Make in India program a huge success. American collaboration with that program in terms of skills, in terms of technology and in terms of investment is very, very crucial. And I expect the Prime Minister's visit to lay new benchmarks really for our engagement with the United States. प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शिखर वार्ता होनी है और साथ ही वो संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास और शांति सेना पर संयुक्त राष्ट्र की शिखर वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उनके एजेंडे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में अपने पक्ष को मजबूती से रखना भी शामिल है। प्रधानमंत्री का भारतीय मूल के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, निरुपम सेन, जो कि पूर्व राजनयिक हैं और इसके साथ साथ वो 2004 से 9 के बीच परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेन साहब। सबसे पहले ये बताइए कि काफ़ी पावर पैक जिसे कहा जाए ये दौरा रहने जा रहा है, हालांकि कई दिन वहाँ पर रहेंगे पीएम मोदी। इसके बावजूद भी एक इसका उदाहरण ये है कि 2 दिन में दरअसल उनके 20 इवेंट्स हैं। 2 दिन ऐसे भी हैं जिसमें 2 दिनों के दरमियान सिर्फ 20 इवेंट्स हैं। एक दिनों में 10 से ज़्यादा इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांट सकते हैं पीएम की इस यात्रा को। एक तो यूएन जनरल असेंबली का जो प्रोग्राम है 24 से 26 का, और फिर वेस्ट कोस्ट का जो है पहला प्रोग्राम जो है विदेश मंत्रालय ने तैयार किया है और दूसरे में जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर यूएन जनरल असेंबली का हम जिक्र करें और ख़ासकर एक ऐसे नाजुक वक्त में और महत्वपूर्ण दौर में जबकि रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सुधार की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस में भारत भी आवाज़ उठा रहा है कि एक्सपेंशन होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, कितना महत्वपूर्ण इस ट्रिप को आप मानते हैं? नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए जो भी अब जो मुद्दे हैं इस वक्त संयुक्त राष्ट्र में वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जो रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अतिरिक्त वो जो बहुत ज़रूरी मुद्दा है वो है ये जो एक शिखर मीटिंग होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो अगला गोल है अब अगले 15 सालों के लिए उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें भारत जाहिर है एक मेंबर है और भारत भी साथ देगा। नहीं, भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बहुत एक महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई है इसके जो नेगोशिएशंस हुए जी, क्योंकि ये जो आउटकम डॉक्यूमेंट होगा इस शिखर मीटिंग का, यानी आप ही कह रहे हैं कि सस्टेनेबल 2014 से इसका नेगोशिएशन हो, यानी आप ही कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एजेंडा बनाना पूरी दुनिया के लिए तमाम जो सिग्नेटरी देश हैं इसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि 30 देश का एक ओपन वर्किंग ग्रुप था, पहले 15 देश का, उसमें भी भारत सदस्य था, फिर 30 देश का, उसमें भारत सदस्य था, और भारत ने ही जो विकासशील देश हैं उनको एकत्रित किया जिससे कि जो उनकी जो मांगे हैं वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हों। क्योंकि जैसे कि जो है एक गोल है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसमें जो
विकसित देश जी। हैं वो इसके विरुद्ध थे, लेकिन भारत और विकासशील देशों ने किया कि इसलिए ये भी एक गोल बना है। तो इसको मनवा लिया गया, ये एक इसको कामयाबी है। मनवा लेकिन जो बार बार ध्यान जा रहा है वो इस बात पर कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होगा, क्या वाकई 70 सालों बाद संयुक्त राष्ट्र में वो सुधार होंगे जो खासकर विकासशील देश चाहते हैं होने चाहिए। इस बीच G4 से भी मुलाकात होनी है, जर्मन चांसलर हैं, जापानीज पीएम और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है वो टॉप लेवल पे बातचीत हो रही है, वरना विदेश मंत्री अक्सर मिला करते थे G4 के। ये भी इस तरह से इस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। हाँ, नहीं, ये तो एक बढ़ता हुआ कदम है और आवश्यक था, क्योंकि देखिए पहली बार जो है, जैसे आपने अखबारों में देखा है कि टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन। अच्छा, ये टेक्स्ट है, ये एक कदम आगे है। इससे ये नहीं, इसका ये महत्व नहीं है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि फौरन ही रिफॉर्म हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन लड़ाई शुरू तो हुई कम से कम। लड़ाई तो काफ़ी दिनों से चल रही है। देखिए पहली बार जो है ये 2008 में 18 सितंबर 2008 में ये हुआ था कि जनरल असेंबली में नेगोशिएशंस होंगे। उसके पहले ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप था जो कंसेंसस पे काम करता था, तो इसलिए वो 1990s से उसने ब्लॉक कर दिया था पूरा रिफॉर्म। चीन बहुत खुश था, तो 18 सितंबर 2008 में हमने उसको ख़त्म किया, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप को, और नेगोशिएशन शुरू हुए जनरल असेंबली में। अब अगला कदम अब उठा है कि वो नेगोशिएशन से एक टेक्स्ट पे होंगे। अच्छा, उस टेक्स्ट में यही नहीं है कि जो G4 या हमारे दृष्टिकोण है, उसमें सारे और जो ग्रुप्स हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो हमारे विरुद्ध हैं, उनका भी दृष्टिकोण है उसमें। और इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ाने की बात हुई है। तादाद भी दूसरी बढ़ाने महत्वपूर्ण बात समय बहुत कम है, वो ये है कि वेस्ट कोस्ट का जो शेड्यूल है, खासकर जिसमें गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब से मुलाकात होनी है, 400 CEO से मुलाकात होनी है। आपको लगता है कि मीडिया की नज़र जो है वो खासकर भारतीय मीडिया की इस पर भी बहुत रहेगी? कितना महत्वपूर्ण है ये? नहीं, ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन देखिए ऐसा है कि ये जो पूंजी निवेश है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस पर जितने कदम हमने लिए हैं वो बहुत है, तो इसलिए कितना और नेट एडिशनैलिटी इससे होगी तो ये तो समय बताएगा। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि एक जो गोल 10 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो भी है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, और ये जो आप जो बात कर रहे हैं इसमें भी जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है, जब इनइक्वालिटी कम होगी और यहाँ की जो जनता है उनकी जो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो डोमेस्टिक डिमांड के बिना पूंजी निवेश चाहे इतना फ़र्क नहीं आ सकता है उससे, इसलिए क्योंकि देखिए जो पूरा हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका पूंजी निवेश है केवल 10%। तो इसलिए जब तक हम डोमेस्टिकली नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज है, टेक्नोलॉजी आएगी, मैनेजमेंट स्किल्स और नए तरह के आएंगे, नई तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, पूंजी निवेश होगा, उससे फ़ायदा ज़रूर है, लाभ ज़रूर है इसमें, इसलिए महत्वपूर्ण है। जी, तो यानी 2 तरह से जो है प्रोग्राम बांटा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों को माना जा रहा है। एक तरफ जो है वो लोकतांत्रिकरण करने की बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस के, और दूसरी तरफ इस तरह के प्रोग्राम हैं जिससे कि डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जो कि PM मोदी के ख़ास पसंदीदा जो हैं सब्जेक्ट रहे हैं, उन पर भी बातचीत होनी है। और तमाम जो ये कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके भी जो टॉप लीडर्स हैं, उनके जो CEOs हैं, उनसे मुलाकात होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम सेन जी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, अभी छोटा सा ब्रेक। आरक्षण नीति को लेकर नई बहस। राजस्थान में गरीब सवर्णों को आरक्षण, गुर्जरों को भी 5% आरक्षण। आरक्षण कोटा बढ़कर हुआ 68%। देखिए देश देशांतर, राजस्थान में आरक्षण, आज रात 8:30 बजे। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में NDA के खिलाफ एकजुट महागठबंधन ने आज अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। पटना में मुख्यमंत्री और JDU नेता नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस, RJD और JDU के 242 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार के मुताबिक
महागठबंधन के सीट बंटवारे में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाकी एक सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। बिहार में एकजुट महागठबंधन ने बुधवार को मैदान में अपने चुनावी चेहरे उतार दिए। एक सीट को छोड़ सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। SC ST के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। उन्होंने आरक्षण विवाद पर भी बीजेपी और RSS को कटघरे में खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो किसको आरक्षण मिले और कब तक आरक्षण मिले। देखिए कितने खतरनाक विचार है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर साफ किया है कि वो आरक्षण नीति के समर्थन में है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता, लेकिन उसको और मजबूत करना चाहते। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नालंदा जिले की राजगीर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। ये सीट JDU के खाते में है, जिसके लिए उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। महागठबंधन में आपसी सहमति के मुताबिक 243 सीटों में RJD और JDU 101 सीटों पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन का दिन आज 381 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। इसके साथ ही पहले दौर के लिए कुल 629 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। बीते एक हफ्ते से नामांकन का दौर चल रहा था। आज शाम पहले दौर के लिए नामांकन का काम पूरा कर लिया गया। इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। इनमें 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहले दौर की सीटों पर बीते विधानसभा चुनाव परिणामों के लिहाज गठबंधन का दबदबा दिखाई देता है। विधानसभा चुनाव में 49 में से 34 सीटें महागठबंधन को मिली थी, जबकि बीजेपी को 14 और CPI को 1 सीट हासिल हुई थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में JDU BJP साथ-साथ थे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2015 के प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम तिथि आज था। आज कुल 381 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। कुल मिला के फर्स्ट फेज का 629 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं और सेकेंड फेज का आज कुल 47 नॉमिनेशंस फाइल हुआ है। कुल मिला के अभी तक सेकेंड फेज में 62 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता विशाल दहिया से खास बातचीत में उन्होंने आरक्षण विवाद और जातिगत राजनीति पर बेबाक राय सामने रखी। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। आप धर्म बदल सकते हो बेशक, लेकिन जात नहीं बदल सकते। कौन इलाका है इस देश का जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं है? चुनौती जो है इसमें मजा हमको आ रहा कि इस समय सामने है भारत सरकार। आने वाली जो भविष्य है उसका राह और रास्ता यहाँ से निकलेगा। जब हमसे नहीं निभी तो वहाँ निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव पर शरद यादव से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे राज्यसभा टेलीविजन पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 68% कर दी है। सरकार ने गुर्जरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष आरक्षण दिया है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा आरक्षण देने के आदेश का उल्लंघन है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण कोटे की सीमा को पार कर लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 2 अहम विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 68% कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मात्र आर्थिक आधार पर आप नहीं कर सकते।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया में जो कास्ट है वो क्लास भी होती है एक तरह से, तो सिर्फ जो है आर्थिक आधार नहीं चलेगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर तो सारा इंडिया गरीब है, तो सिर्फ आर्थिक आधार पे ये दिक्कत में पड़ जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट से इस पर रोक लगी हुई है, न्यायालय इससे सहमत नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों से राजनीति करने के लिए, लोगों को गलत संदेश देने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हम आपके बहुत शुभचिंतक हैं, यही काम वसुंधरा राजे जी की सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने गुर्जरों को अतिरिक्त कोटा में 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14% आरक्षण दिया है, जिसके बाद अब राज्य में पिछड़ा वर्ग को 21, अनुसूचित जातियों को 16, अनुसूचित जनजातियों को 12, आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 और विशेष पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण मिलेगा। हमने विधि वेताओं से राय लेकर दोनों बिल जो पारित किए हैं, इसको विधि वेताओं से राय लेकर समग्र रूप से इसकी विधिक विवेचना करके और सारे विधिक पहलुओं को देखकर उसके बाद लागू किए। इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। 2007 और 2008 में गुर्जर आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने ऐसा ही विधेयक पारित किया था। हालांकि तब ये फैसला कानून की पेचीदगियों में फंस गया। अदालत ने 2009 में इस पर रोक लगा दी थी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के फरार विधायक सोमनाथ भारती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारती को शर्मिंदगी की वजह बताते हुए उन्हें सरेंडर की सलाह दी है। उधर भारती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है। घरेलू हिंसा के आरोपों में गिरफ्तारी से भाग रहे सोमनाथ भारती पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ ही दी। केजरीवाल ने ट्वीट करके भारती को पुलिस के सामने पेश होने की सलाह दी। उन्होंने अपने विधायक से पूछा कि आखिर वो जेल जाने से इतना डर क्यों रहे हैं। हम अभी भी इस बात को कहते हैं कि सोमनाथ भारती जी अगर आप इनोसेंट है जैसा कि आप कहते हो और पार्टी इस बात को कहीं ना कहीं मानती है, तो आप खुलकर सामने आइए। आप गिरफ्तारी से बिल्कुल मत डरिए, आप अपना पक्ष रखिए। विपक्षी दलों ने सोमनाथ भारती के बहाने आम आदमी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। फर्जी कानूनी डिग्री वाले कानून मंत्री थे, उनके ऊपर जो है चार्जशीट तक फाइल अब होने वाली है, वो भी अभी भी इनकी पार्टी के अंदर है। सोमनाथ भारती भी अभी भी इनकी पार्टी के अंदर है और ये कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार पार्टी है। तो 420 का केस, फर्जी कानूनी डिग्री, वाइफ बीटर्स, ऐसे लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्या इस तरह के लोग अगर इस तरह की पार्टी में रहेंगे और वो महिलाओं पे अत्याचार का उन्होंने जो मुद्दा बनाया था, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं पे किस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं और किस तरह से अत्याचार करते आए हैं और अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहे। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने केजरीवाल की सलाह को देरी से उठाया गया कदम बताया। ट्वीट के बारे में पता चला एंड 3.5 महीने के बाद ही सही हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जो सीएम हैं उन्होंने इस मैटर को नोट किया और इसके बारे में बात की, तो आई एम ग्रेटफुल टू द सीएम फॉर दैट। दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। फरार विधायक को खोजने के लिए पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों से भी पूछताछ की। सभ्य नागरिक को कानून की इज्जत करनी चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि माननीय सोमनाथ भारती कानून की इज्जत करेंगे और पुलिस के साथ में कोऑपरेट करेंगे। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डेंगू के बाद दिल्ली में अब स्वाइन फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। सरकार का दावा है कि इससे निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारों का मानना है कि डेंगू के नाम पर अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद दूसरी बीमारियों की वजह भी बनती है। दिल्ली वालों के लिए स्वाइन फ्लू नई मुसीबत बन सकता है। एनसीआर में ये बीमारी बदलते मौसम के साथ हर साल दस्तक देती है। तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने के साथ स्वाइन फ्लू अपना असर दिखाने लगता है। स्वाइन फ्लू में एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक से दूसरे से फैलता है। मच्छर काटने से इससे कुछ संबंध नहीं है। ये सिर्फ यदि आप 2 लोग आपस में आसपास बैठते हैं तो उनसे द्वारा हो सकता है। खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से। यदि आपके हाथ गंदे हों और उसमें स्वाइन फ्लू हो तो दूसरे को बहुत जल्दी फैल जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, मधुमेह पीड़ितों, गुर्दा और कैंसर रोगियों के साथ गर्भवती महिलाओं को रहता है। सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार आने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। हमेशा मुंह ढककर खांसना चाहिए। खाना खाने पर हाथ जरूर धोना चाहिए।
स्वाइन फ्लू इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हाथ मिलाने, खांसी और छींकने से इसके वायरस फैलते हैं। हमारे पास स्वाइन फ्लू की 1 लाख से ज़्यादा दवाई आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है और जिसकी एक्सपायरी 2018 में है। पिछले साल दिल्ली में साल 2009 के बाद स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए थे। 2014 में 4000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए और इनमें से 12 की मौत भी हो गई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मराठी फिल्म कोर्ट ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई है। भारत सरकार ने इसे ऑस्कर में भेजने का फैसला किया है। इसके लिए 30 फिल्मों को चुना गया था और समिति ने कोर्ट को सबसे बड़ा दावेदार माना। फिल्म में न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को रोचक तरीके से उठाया गया है। फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी है। इसके अलावा फिल्म को 17 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। निर्देशक के रूप में चैतन्य ताम्हणे की ये पहली फिल्म है। तो फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। राजस्थान के पोखरण में सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। टैंक अभ्यास के दौरान आर्म्ड यूनिट के मेजर ध्रुव यादव की गोला फटने से मौत हो गई। सेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने आज नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह से पूछताछ की। यादव सिंह पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने और उसे अधिकारियों में बांटने का आरोप है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने ईवीएम मशीन से सभी के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। हजारे ने कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें छापने का फैसला किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नासिक कुंभ के अंतिम शाही स्नान के लिए गंगापुर बांध से पानी छोड़ने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि पीने का पानी सबसे ऊपर है और शाही स्नान के लिए पानी छोड़ना अंत में आता है। 25 सितंबर को कुंभ का अंतिम शाही स्नान है। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने हिंदू संगठन सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। सनातन संस्था के कुछ सदस्यों पर वामपंथी नेता गोविंद पंसारे की हत्या का आरोप है। आयकर विभाग के 2 बड़े कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे न माने जाने पर सरकार को कामकाज ठप करने की चेतावनी दी है। संगठनों ने अगले महीने तक सेवाओं से जुड़ी मांगे पूरी करने को कहा है। 8 अक्टूबर को दोनों संगठन 1 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने श्रीलंका में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। श्रीलंकाई सेना ने 21 सितंबर को नागापट्टिनम से 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की उम्र से जुड़े एक मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। 2 स्थानीय क्रिकेटरों ने बीसीसीआई की खिलाड़ियों की उम्र के परीक्षण के लिए अपनाई गई नीति पर सवाल उठाया था। हज अदा करने के लिए आज दुनिया भर के करीब 20 लाख ज़ायरीन मीना से अराफात रवाना हुए। इसके साथ ही हज की रस्में अपने आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। यमन की राजधानी सना में हुए सऊदी सैन्य गठबंधन के एक हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया। यमन में जुलाई से सऊदी सेना और हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष चल रहा है।